नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, राज्य व्यवस्था की क्लास में हमने पिछली क्लास में सीख लिया है भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकारों के प्रकार, और हमने संघात्मक एकात्मक वाली सरकारों के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे सरकार की संरचना के आधार पर प्रकार। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होती है संसदीय व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षीय व्यवस्था। दोनों को हम देखते हैं। संरचना के आधार पर के प्रकार, इसमें दो तत्व हैं। एक है संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री, और एक होती है अध्यक्षीय व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोनों के बारे में जानेंगे कि इसका क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या होता है, और इसके बाद हम इसका विश्लेषण भी करेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं, उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। देखिए कि दोस्तों, संसदीय व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, देखेंगे एक होता है विधायिका एवं कार्यपालिका। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, यानी जिसे आप भारत में लीजिए तो लोकसभा, राज्यसभा। और कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं। विधायिका कार्यपालिका में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे संबंध नहीं होते। किसमें? अध्यक्षीय व्यवस्था में। जबकि संसदीय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो संबंध मधुर होते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें संबंध बड़े मधुर होते हैं, और अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में संबंध मधुर नहीं होते, संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अब देखते हैं, सब कुछ को डिफाइन करते हैं। इसीलिए ये संसदीय व्यवस्था, तो हमने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में संबंध बड़े मधुर होते हैं। विधायिका कार्यपालिका में मधुर संबंध होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है
वहाँ विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी कि मंत्री वही बन सकता है जो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। यही तो होता है ना, यानी कि कार्यपालिका का मेंबर विधायिका का सदस्य होता है। यानी कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप जानते हैं विधायिका यानी चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। नहीं भी है तो 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य होता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, वही बात मैंने बता दिया कि और कोई बन नहीं सकता। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इस पॉइंट को समझिएगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे होती है? आप देखिए कि सपोज करिए लोकसभा में अगर आधे से अधिक सदस्य किसी पार्टी के नहीं हो, जिसकी सरकार है, तो क्या वो रह सकते हैं सत्ता में? क्या कार्यपालिका बनी रह सकती है? मंत्रिपरिषद रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विधायिका कार्यपालिका में संबंध क्यों मधुर होते हैं। इसीलिए होते हैं कि ये मंत्री लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, सांसदों को खुश रखना है। अगर सांसदों को हम खुश नहीं रखेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुमत जैसे ही गया वैसे ही कार्यपालिका भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि कार्यपालिका का अस्तित्व लोकसभा में बहुमत पर ही टिका होता है। ये मंत्रिपरिषद तभी तक रहेगी जब तक लोकसभा में आधे से अधिक, यानी विधायिका का एक अंग ही कह लीजिए, विधायिका यानी लोकसभा में जब बहुमत रहेगा तभी कार्यपालिका रह सकती है। इसीलिए संबंध मधुर होता है, खुश रखते हैं सबको। ओके। दूसरी बात यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है संसदीय व्यवस्था में। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। इसका मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय ये है कि अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद समाप्त। दूसरी चीज़, पीएम जो प्रधानमंत्री है की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे तो समस्त मंत्रिपरिषद समाप्त। और हमने क्या कहा? एक के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो तो समस्त मंत्रिपरिषद समाप्त मानी जाएगी। एक ये है। इसके अलावा आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था में दोस्तों एक ग्रुप काम करता है। मंत्री लोग मिल करके निर्णय लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सब आपस में तय मशवरा करके, विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लेते हैं। इसीलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं, है ना। निर्णय समूह द्वारा, यानी पूरी मंत्रिमंडल लेती है सर्वसहमति से, इसीलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं। ठीक है, एक ये ढांचा हुआ। दूसरी चीज़ इसमें हम आपको और समझाते हैं। एक तो ये है
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्र होता है इसके प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख, ये होता है। और एक होता है वास्तविक प्रमुख। ये दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख से आशय ये है कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो राजा या रानी, भारत की बात करें तो हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं या इसको नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं। संविधान में भारत की तरफ से कोई भी संधि समझौता अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है तो सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित माना जाता है। तो एक तो ये, और अगर जो यहाँ देखें वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो मंत्रिपरिषद, न कि प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा, मंत्रिपरिषद ही वास्तविक प्रमुख होती है। और ध्यान रखिएगा कि इसकी सलाह पर ही वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही नाम मात्र का प्रमुख कार्य करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी इनकी सलाह पर ही ये काम करेंगे। तो ये एक सिस्टम होता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें दोस्तों, विश्लेषण में देखिए इसका महत्व तो हम देख लेंगे और इसकी समस्या, यही है प्रीकम मेंस। इसको समझते जाइए, सब लिख डालेंगे आप, कुछ नहीं, पहले बेस समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, विश्लेषण। इस व्यवस्था में आप जानते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लोकसभा में जब तक बहुमत नहीं रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा क्या होती है, उसमें जनता के प्रतिनिधि होती हैं, यानी कि जनता का ही रूप वहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के सदस्यों का सम्मान देती है, यानी जनता का सम्मान होता है। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, इसीलिए क्या होता है, जनता का सम्मान होता है, जनता का सम्मान होता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इस व्यवस्था में तानाशाही की संभावना कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं निर्णय सर्वसहमति से मंत्रिपरिषद लेती है, मंत्रिमंडल लेती है। यानी कि तानाशाही यहाँ नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि सब लोग निर्णय लेते हैं, सब लोग निर्णय लेते हैं। मंत्रिमंडल निर्णय लेती है, मंत्रिमंडल निर्णय लेती है, एक व्यक्ति निर्णय यहाँ नहीं लेता है, इसलिए तानाशाही नहीं हो सकती। नंबर 3 अगर हम देखें, इसको ये सब लिख लीजिएगा डिटेल में आप लोग। इस व्यवस्था में राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं और इसलिए लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, चुनाव हमेशा होगा, हमेशा अपना बहुमत बना के रखना है, इसलिए राजनीतिक दल हमेशा एक्टिव होते हैं। राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय, और हमेशा सक्रिय रहेंगे तो राजनीतिक चेतना का विकास होगा, लोगों में जागरूकता आएगी। ये इसका महत्व है।
इसके अलावा आप देखेंगे इसकी समस्याएं क्या हैं दोस्तों। समस्या नंबर 1 नोट कीजिए। समस्या इसकी ये है कि इस व्यवस्था में सरकार स्थिर नहीं होती है। मतलब लोकसभा में जैसे ही बहुमत ख़त्म हो जाए या मान लिया लोकसभा के सदस्य नाराज़ हो जाएं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो सरकार गिर जाएगी। यानी एक प्रकार से संसदीय व्यवस्था में क्या है, अस्थिर सरकार होती है। और अस्थिर सरकार होती है तो वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर भारत की या देश की साख गिरती है। संधि समझौतों में लोग हमसे कतराते हैं कि पता नहीं इनकी सरकार बचे ना बचे, तो ये सब संधि समझौते, निवेश जो विदेश से आता है, उन सबको प्रभावित करता है जो यह अस्थिरता होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था में वही मंत्री बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। और लोकसभा राज्यसभा का मेंबर जो हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समानज्ञ होते हैं, कम ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी ने समर्थन दे दिया, अब कहा कि हमारे सब पार्टी के मंत्री बनाओ, तो इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं, कार्यकुशलता नहीं आ पाती है। यानी कि मंत्री जो होते हैं वो या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के यानी विधायिका के होंगे। और ये क्या होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत नॉलेज वाले होते हैं, समानज्ञ होते हैं। इसलिए प्रशासन की दक्षता में कमी आती है। एक ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे इस व्यवस्था में वोट बैंक की राजनीति को बहुत बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण जातिवाद, संप्रदायवाद, है ना, क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ों का विकास होता है। वोट बैंक की राजनीति होती है। इससे क्या होता है, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रतावाद या क्षेत्रवाद आदि को बढ़ावा मिलता है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्योंकि इस व्यवस्था में क्या है, चुनाव जीतना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, सरकार बचाना है, अस्थिर सरकार होती है, तो इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं सब कि ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे निर्णय जो होता है इसमें, जो इसमें निर्णय होता है वो सर्वसहमति से होता है, सर्वसहमति से। एक व्यक्ति को निर्णय थोड़ी लेना है, इसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। तो संकट काल में देरी हो सकती है, काल में देरी हो सकती है, एक ये समस्या है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने आपको बताया संसदीय व्यवस्था। अब देखेंगे हम अध्यक्षीय व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है, इसमें आप जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका के प्रति या बीच में संबंध मधुर नहीं होते हैं। कार्यपालिका एवं विधायिका में संबंध अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऐसा है नहीं कार्यपालिका और विधायिका का संबंध वैसा हो जैसा कि संसदीय व्यवस्था में हो। विधायिका के मेंबर तो कार्यपालिका के मेंबर बनते नहीं हैं। वहाँ मंत्री बनने के लिए अध्यक्षीय व्यवस्था में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा या उनके संदर्भ में आप कह लीजिए किसी भी सदन का मेंबर होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या पाया जाता है, कार्यपालिका और विधायिका में विलगाव होता है या अलगाव होता है। संसद वाले अलग अपना
राग अलापते हैं, मंत्री परिषद अपना अलग राग अलापती रहती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। और संसदीय में क्या था? जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक आप मंत्री रह सकते हैं, मंत्री परिषद या कार्यपालिका बनी रह सकती है, अदरवाइज समाप्त हो जाएगी। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बार चुनाव हो गया, बन गया, बस 4 साल तक फिक्स हो गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अर्थात यहाँ कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जनता होती है और जनता चुनती है किसको? मीडिएटर को। और मीडिएटर, वहाँ पर 2 पार्टियाँ ही होती हैं और मीडिएटर चुने जाएंगे। ये मीडिएटर जैसे अपने यहाँ सांसद चुने जाते हैं, तो ये मीडिएटर जा कर के किसको चुन लेंगे? प्रेसिडेंट को चुन लेंगे। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा, मीडिएटर समाप्त, मान लिया गया कि जनता की तरफ चुना गया। और हमारे यहाँ क्या होती है व्यवस्था? संसदीय में जनता होती है और ये क्या सुनती है? लोकसभा के सदस्य चुनती है, एमपी को। अब ये सब मिल करके जा कर के क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये तो खैर चुन लिए इनको, ये भी अस्तित्व में 5 साल बने रहेंगे, और ये जब तक आधे से अधिक रहेंगे इनके साथ तब तक इनका भी अस्तित्व रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मीडिएटर समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका आशय यही है कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, इसमें मंत्री परिषद के सदस्य बाहरी व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें 3 पॉइंट आप जानते रहिएगा कि मंत्री परिषद के सदस्य बाहरी व्यक्ति होते हैं, यानी कि ना तो वहाँ पर सीनेट से हो सकते हैं, ना ही प्रतिनिधि सभा से। कोई भी सदस्य वहाँ पर, राष्ट्रपति जिसको चाहे, कोई अधिकारी हो, खिलाड़ी हो, जिसको भी चाहे, वैज्ञानिक हो, वो अपने मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है, कार्यभार दे सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर होता है तो एक व्यक्ति निर्णय लेता है। यहाँ पर क्या था? सभी लोग निर्णय ले लेते थे, एक व्यक्ति निर्णय लेता है, एक व्यक्ति का निर्णय। तो तानाशाही की व्यवस्था भी हो सकती है, तानाशाही कर सकता है एक व्यक्ति जब सब कुछ करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है, यानी कि जो प्रतिनिधि सभा है और जो सीनेट है वो चेक एंड बैलेंस का निर्णय होता है, यानी कि अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं, महाभियोग उनके ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई अध्यक्षीय। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसका हम महत्व देख लेते हैं और इसकी समस्या देखेंगे। महत्व में पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि राजनीतिक स्थिरता होने के कारण सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति 4 साल के लिए तो अस्थायी हो गया, तो विकास की दीर्घकालिक नीतियां बनती हैं, दीर्घकालिक नीतियां बनती हैं। और दीर्घकालिक नीतियां बनेगी, जाहिर सी बात है देश का क्या होगा? विकास होगा। दूसरा चीज़ है योग्यता के आधार पर मंत्री बनते हैं। यहाँ यह नहीं है कि नहीं लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो तभी मंत्री बनेगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। यानी योग्यता या योग्य मंत्री परिषद, योग्य मंत्री परिषद होगी तो क्या होगी?
गुणवत्ता तो आएगी ही आएगी, गुणवत्ता पूर्ण कार्य होंगे, विशेषज्ञता आ जाएगी। और क्या हो सकता है? और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर हमेशा राजनीतिक दल सक्रिय नहीं होते हैं, जिससे जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद आदि को बढ़ावा नहीं मिलता है। यानी कि राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय नहीं, जिससे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि को बढ़ावा नहीं मिलता है। नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा निर्णय एक व्यक्ति लेता है। जब निर्णय एक व्यक्ति लेगा तो जाहिर सी बात है संकट काल में तुरंत निर्णय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? संकट काल में त्वरित निर्णय। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को निर्णय लेना होता है, राष्ट्रपति को ही निर्णय लेना होता है, वो निर्णय ले लेगा तो संकट काल में आसानी से निर्णय हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब इसकी समस्या देख लीजिए। समस्या ये है कि इस व्यवस्था में एक ही व्यक्ति प्रमुख होता है, वास्तविक भी और संवैधानिक भी, इसलिए तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है। तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, वही वास्तविक प्रमुख है, वही नाम मात्र का प्रमुख है। इसके अलावा आप देखेंगे हमेशा विधायिका और कार्यपालिका में टकराव होता रहता है, क्योंकि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य तो होते नहीं हैं, और इससे राष्ट्रपति की गरिमा क्या होती है? हमेशा प्रभावित होती रहती है। तो विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव, इससे प्रेसिडेंट की गरिमा प्रभावित होती है। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो राष्ट्रपति सिस्टम होता है वो बहुलवादी समाज के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप देखिए हमारे भारत में है, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग हैं, यानी बहुलवादी समाज हैं, और ऐसे क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। जिस जाति का बन गया, धर्म का बन गया, वो अपने लोगों को ही सपोर्ट कर रहा है, सबको लेके नहीं चल पाएगा। तो बहुलवादी समाज के लिए या देश के लिए ठीक नहीं। ठीक है, तो ये विश्लेषण इसका हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है, उसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है वह समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, इसलिए अध्यक्षीय व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। चर्चा करें। तो यहाँ पर क्या है, आप संसदीय व्यवस्था की कमियों को गिनाइए ज़रूर, लेकिन दोस्तों उसको हटाने की बात मत करिएगा। इस प्रश्न का फॉर्मेट जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखिएगा। पहला काम आप क्या करेंगे कि संसदीय और प्लस अध्यक्षीय को साथ साथ लेकर के चलिएगा। जैसे आप कहिए, एक पॉइंट उठाता हूं मैं, संसदीय व्यवस्था में कई लोग मिल करके निर्णय लेते हैं, इसलिए निर्णय होने में देरी होती है, जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में एक व्यक्ति निर्णय लेता है, इसलिए संकट काल में तुरंत निर्णय हो सकता है। इस तरह से 4-5 पॉइंट आप लिखिए पहले। ठीक है, 4-5 पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन जोड़ दीजिए उसमें, उपयुक्त के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्थाएं समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, इसलिए अध्यक्षीय व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। लेकिन अब यहीं से आप घूम जाइए और फिर संसदीय व्यवस्था की जो कमियां हैं उसको दूर करने के उपाय बताइए, और बताइए कि वो क्यों कमियां हैं, और लास्ट में यही कहिए कि हम संसदीय व्यवस्था को हटा नहीं सकते हैं, अध्यक्षीय लागू कर देंगे तो ये समस्या हो सकती हैं, ये समस्याएं हो सकती हैं, हमारे देश बहुलवादी समाज है, इसलिए ये सब व्यवस्था ठीक नहीं है। संसदीय व्यवस्था में जो कमियां हैं उन्हीं को दूर करके, उसको दुरुस्त करके, शिक्षा जागरूकता को बढ़ा करके हम उसको सही कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।